Good morning. Good morning, Neeraj. Good morning, Nalin J. Thakkar, and good morning, Arup. Good morning to all of you. Good morning, Santosh. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? गुड मॉर्निंग राजेश जी. लिख के बताइए लास्ट क्लास में क्या किया था. Birth of GST and difference between direct tax and indirect tax. ठीक है. डायरेक्ट टैक्स कितने हैं लिख के बताइए फटाफट. डायरेक्ट टैक्स कितने? डायरेक्ट टैक्स ओनली इनकम टैक्स सिर्फ एक है. इनडायरेक्ट टैक्स दो हैं, जीएसटी एंड कस्टम्स. बाकी भी हैं जो आज हम लोग बताएंगे. एक्साइज है, लोकल वैट है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है. एक्साइज सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों में है ना. और बताइए. डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैनॉट बी पास्ड. इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन मे बी पास्ड. और कैसे पता लगता है बर्डन इज पास्ड और नॉट? थ्रू इनवॉइस से पता लगता है. और हमने लिखा बर्डन मे बी पास. अगर वो बर्डन पास नहीं करता तो क्या होगा? उसी के पॉकेट से निकाला जाएगा ये टैक्स. सप्लायर के पॉकेट से ही निकाला जाएगा टैक्स. इतना ही किया था हमने. और डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इज पेड थ्रू समवन दैट इज इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. इसके बाद हमने बता दिया था इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का ठीक उल्टा है. उल्टा का मतलब कि सेल्स अगर आप क्रेडिट करते हैं तो उसका टैक्स डेबिट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर है. और एक मिनट, और अगर परचेज आप डेबिट करते हैं तो उसका टैक्स आप क्रेडिट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है. और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जब माइनस होता है तो वो टैक्स पेबल आ जाता है. क्लियर है? अब मुझे एक बात और बताइए. हमने एक बर्थ ऑफ जीएसटी किया था आपके साथ. अच्छा, एक चीज तो हमने बताना भूल गए. डायरेक्ट टैक्स में बेसिस ऑफ लेवाई क्या है? सोर्स बेसिस और रेजिडेंस बेसिस. और इनडायरेक्ट टैक्स में कंजम्पशन बेसिस, जिसको हम लोग डेस्टिनेशन भी कहते हैं, और दूसरा है ओरिजिन बेसिस. डायरेक्ट टैक्स में सोर्स बेसिस और रेजिडेंट बेसिस दोनों बेसिस पर टैक्स आता है. इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही बेसिस चलता है, दैट इज कंजम्पशन, या फिर उसको डेस्टिनेशन बेसिस भी कहते हैं. और हमने ये बता दिया था कि अगर कंजम्पशन बेसिस चलता है तो सिर्फ इंपोर्ट टैक्सेबल होगा, एक्सपोर्ट टैक्सेबल नहीं होगा. और अगर दिल्ली से एमपी जा रहा है तो एमपी को टैक्स मिलेगा, दिल्ली वालों को नहीं मिलेगा. एक मिनट होल्ड कीजिए. ओके, इसके बाद हमने आपके साथ ओरिजिन ऑफ वैट किया था आपके साथ, जिसमें हमने बताया था सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स. देयर आर टू सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, सिंगल पॉइंट एंड मल्टीपल पॉइंट. सिंगल पॉइंट कितने? सिंगल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट. ये तीन सिस्टम था. चौथा सिस्टम है वैट सिस्टम. एंड वैट सिस्टम में क्या हो रहा था कि मल्टीपल पॉइंट टैक्स लग रहा था, लेकिन प्रीसीडिंग परचेजेस में क्रेडिट मिलता जा रहा था. अगर गवर्नमेंट क्रेडिट को ब्लॉक करने लगे तो वो मल्टीपल पॉइंट होने लगेगा, प्राइस बढ़ने लगेगा. और जीएसटी में
क्रेडिट ब्लॉकिंग का सिस्टम है या नहीं है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो इकोनॉमिस्ट ने जब जीएसटी के बारे में सोचा तो इट वाज एन आइडिया, पॉलिटिशियन वालों ने कॉम्प्लेक्स कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स ने और टेक्नोक्रेट्स ने मिलकर गुड़ गोबर ही कर दिया इसको। चलिए, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट इज वैल्यू एडिशन। हमने क्या किया था, टैक्स रेट इंटू सेल प्राइस, टैक्स रेट इंटू कॉस्ट, टैक्स रेट इंटू वैल्यू एडिशन। उल्टा कर दिया, टैक्स रेट इंटू वैल्यू एडिशन इक्वल टू टैक्स रेट इंटू सेल प्राइस माइनस टैक्स रेट इंटू परचेज प्राइस। ये टैक्स रेट इंटू सेल प्राइस इज इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी और टैक्स रेट माइनस टैक्स रेट इंटू परचेज प्राइस इज आईटीसी, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है ना। अब हमने ये बता दिया, सेल रजिस्टर बनाइए, जितने भी इनवॉइसेस है सेल्स के सबको टोटल कर लीजिए उसका टैक्स, जितने भी परचेज इनवॉइस है उन सबका टोटल कर लीजिए, दैट इज क्रेडिट, और अगर ब्लॉक है तो उसको हटा दीजिए, इनएलिजिबल है तो उसको हटा दीजिए और माइनस कर दीजिए। ये इतना आसान सिस्टम है ऑन पेपर। तो इन डेटा इकट्ठा करने में हालत खराब हो जाती है ना। तो आप लोग जितने भी लोग कंप्लायंसेस का काम कर रहे हैं उनको दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज। अच्छा, मुझे एक बार लिख के बताइए कितने लोग कंप्लायंसेस का काम कर रहे हैं, या फिर ये लिख दीजिए क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग। और अगर आप स्टूडेंट है सीए फाइनल या किसी और कोर्स के तो वो लिख दीजिए, फिर हम लोग एक नया शुरू करते हैं। लिखिए। नलिन जे ठक्कर सेज आई डू GSTR 1 and 3B। राजेश जी compliances। और बाकी परिमल पटेल इज ऑल्सो compliances। मुकेश इज स्टूडेंट किस चीज के हैं मुकेश जी, कोर्स बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, इंटर के हैं। ओके ठीक है। हाँ मुकेश जी इंटर के हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके आगे करते हैं। आज जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी। प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी, यानी कि जीएसटी से पहले क्या इनडायरेक्ट टैक्स थे और जीएसटी आने के बाद क्या है। अब मुझे बताइए जीएसटी आने से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स थे, आप लिख के बताइए, फटाफट लिख के बताइए। और याद रखिएगा वो आज भी है। नीरज जी सेइंग एक्साइज। अच्छा, एक्साइज जो है, एक्साइज सेंट्रल लेवल पे है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक्साइज लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवाई एक्साइज। और एक्साइज किस पे लगता है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एंटरटेनमेंट। राजेश जी से बोथ, यानी कि एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या सारे गुड्स पे लगा सकती है एक्साइज, या कुछ गुड्स पे लगाती है। नलिन जी वैट, सीएसटी, एक्साइज, कस्टम, एंट्री टैक्स, क्यूमुलेटिव अराउंड 11 इन नंबर, बहुत बढ़िया। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे लगाती है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सिर्फ इसी पे लगाती है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऑल अदर प्रोडक्ट्स, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब दूसरा आपने कहा स्टेट वैट। स्टेट वैट पे क्या लगता है,
स्टेट वैट किस चीज पे लगता है? ऑन लेवाई क्या है स्टेट वैट में? हर एक स्टेट का, जैसे दिल्ली वैट है, कर्नाटका वैट है, महाराष्ट्र वैट है, स्टेट वैट बताइए, लिख के बताइए स्टेट वैट। कहिए सेल ऑफ गुड्स, यानी कि स्टेट वैट सेल ऑफ गुड्स। सर्विसेज पे नहीं लगता, सर्विसेज पे नहीं लगता। सर्विस टैक्स किसी ने कहा था? सर्विस टैक्स यानी कि ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है? सर्विस टैक्स ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट वैट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? नाम से ही पता लग रहा है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर आप इनको देखेंगे तो एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे है, एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे है, और स्टेट वैट सेल ऑफ गुड्स पे है और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास, और सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पे है यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स पे टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स पे लगा रही थी, दोनों को मिला दिया और दोनों को एक दूसरे का पावर दे दिया तो वो जीएसटी बन गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हुआ है। एक और टैक्स है जो प्री जीएसटी में एग्जिस्ट करता था, अब सब्ज्यूम हो गया पोस्ट जीएसटी में। उस टैक्स का नाम बताइए कौन सा है? आपने बताया या नहीं बताया, मुझे देखा नहीं, फिर भी आप बताइए। टोटल 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 सीएसटी, हाँ बताया आपने, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑन बताइए इंटरस्टेट सप्लाई या इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स, और ये इंट्रास्टेट, स्टेट वैट किस पे लगता है? इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स। अब ये सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया गया पोस्ट जीएसटी में। कस्टम्स हम लोग भूल गए, कस्टम्स भी लिख ही लेते हैं। कस्टम्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे। अब आइए हम लोग पोस्ट जीएसटी। पोस्ट जीएसटी बताइए, पोस्ट जीएसटी कस्टम्स तो है ही, याद रखिएगा कस्टम्स सब्ज्यूम नहीं हुआ है, और जीएसटी, जीएसटी आपको पता ही है किस पे? सप्लाई, क्या लिख रहा हूं मैं? सप्लाई। एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे था, स्टेट वैट सेल पे था, सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पे था, सीएसटी सेल ऑफ गुड्स, और कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कस्टम तो है ही। अब देखिए जीएसटी में उन्होंने लेवाई के कॉन्सेप्ट को चेंज किया। राजेश जी सिंह मनोरंजन टैक्स ऑल्सो बात करेंगे उसके बारे में अलग से, क्योंकि थोड़ा सा उसमें अलग कहानी है। सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स, पब्लिक सर्विसेज और बोथ। जीएसटी लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास? लिख के बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास है या नहीं है? बोथ, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यूनियन टेरिटरी भी हम लोग कहते हैं।
ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी लगा देती है और स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, और अगर इंटर हो तो आईजीएसटी। अब एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, इंट्रा या इंटर किस एक्ट से पता लगता है? इंट्रा या इंटर किस एक्ट से पता लगता है? लिख के बताइए, इंट्रा या इंटर किस एक्ट से पता लगता है? आईजीएसटी से। है ना? अब मैं क्या करता हूं, ये हमने चार्ट बनाया हुआ है, देखिए आप। इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स। कस्टम में क्या लिखा हुआ है? लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कस्टम जब भी लेवाई होगा और कलेक्ट होगा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज, लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट इन लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ये हटा लेते हैं, ये कुछ गड़बड़ आ गया। एक मिनट, levied and collected by central government on manufacture of goods, ये हटाना होगा। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सर्विस टैक्स, लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी कंसल्टेंसी के ऊपर। सेल्स टैक्स, इंट्रा, इंटर, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स में स्टेट वैट लगेगा। लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ गुड्स। इंटर में सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो बेसिक कस्टम ड्यूटी देते हैं, उसका आईटीसी आपको कभी नहीं मिलता, आईटीसी नॉट अवेलेबल। लेकिन इंपोर्ट करते वक्त एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है, एक्साइज के बदले और स्टेट सेल्स टैक्स के बदले। वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी का आपको आईटीसी मिल जाता है, आईटीसी अवेलेबल। अब ये जब पोस्ट जीएसटी आएगा, इस काउंटर वेलिंग ड्यूटी की जगह आईजीएसटी लगता है। और ये पूरा कस्टम्स कंजम्पशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। इसका मतलब सिर्फ इंपोर्ट पे टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता है। एक्साइज, आईटीसी अवेलेबल, लेकिन किसको आईटीसी मिलेगा? सिर्फ मैन्युफैक्चरर को। ट्रेडर को एक्साइज का आईटीसी नहीं मिलेगा। और कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेगा? ओरिजिन प्रिंसिपल। सर्विस टैक्स,
आईटीसी अवेलेबल, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेगा? ओरिजिन प्रिंसिपल। अगेन ट्रेडर को सर्विस टैक्स का आईटीसी नहीं मिलता है। प्री जीएसटी की बात कर रहा हूं आपके साथ। सेल्स टैक्स में स्टेट वैट, आईटीसी अवेलेबल, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, क्योंकि जो एक्साइज जो मैन्युफैक्चरर है वो भी तो ट्रेडिंग कर रहा होगा तो उसको भी मिलेगा। लेकिन स्टेट वैट सिर्फ स्टेट वैट के साथ ही एडजस्ट होता है, यानी कि दिल्ली वैट से दिल्ली वैट के साथ एडजस्ट होगा। और अगर मैंने कर्नाटका से परचेज किया है तो सीएसटी दे रहा हूंगा, तो सीएसटी किसको मिला होगा? कर्नाटका को मिला होगा, तो दिल्ली वाले उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। आईटीसी और सीएसटी का आईटीसी इसीलिए अवेलेबल नहीं है। और कौन सा प्रिंसिपल चलता? ओरिजिन प्रिंसिपल। अब आइए पोस्ट जीएसटी, आईडीटी, कस्टम, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। जीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, C+S या S/UT, आईटीसी अवेलेबल। ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, हर किसी को इसका आईटीसी मिलता है। यहां पर डिफरेंस था, मैं अभी दिखलाऊंगा अभी। और जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई हो तो लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए यहां पर क्या था? इंटर स्टेट सप्लाई में लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों था अगर इंटर स्टेट है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो इट इज ओनली कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या? आई कलेक्ट होगा, बाद में अपॉर्शनमेंट होगा। आईटीसी इज अवेलेबल। यहां तक समझ में आया आपको? फिर आगे बात करें, लिख के बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको ना इस तरह से बताते हैं, यहां पर नहीं बताएंगे, इसमें कुछ गड़बड़ भी है। मान लीजिए आई एम ए मैन्युफैक्चरर, और मैं मैन्युफैक्चर करके फिर उसको मैं सेल भी करूंगा गुड्स को। मैन्युफैक्चर करके घर पे तो नहीं रखूंगा, तो जब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मुझे क्या देना पड़ेगा? एक्साइज। और जब मैं सेल कर रहा हूंगा तो स्टेट वैट। क्लियर है? मान लीजिए सेल प्राइस इज 100, एक्साइज ड्यूटी 10। हम लोग टोटल करेंगे सेल प्राइस या वैल्यू लिख देते हैं, कितना आएगा? 110 प्लस वैट एट द रेट ऑफ 10%, कितना? 11। कितना आएगा सेल प्राइस? 121। इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? आ रही है तो क्या है, लिख के बताइए। कास्केडिंग, बिल्कुल सही। तो प्री जीएसटी में कास्केडिंग हो रहा था, प्री जीएसटी में कास्केडिंग हो रहा था। जीएसटी में क्या होता है? सेल प्राइस। श्वेत कमल सेज नहीं। ओके, देखिए श्वेत जी, सेल प्राइस 100 है, पहले एक्साइज लगेगा, यानी कि पहले मैन्युफैक्चर होगा उसके बाद बिकेगा, तो हमने एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। वैट में सेल प्राइस का अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सेल प्राइस पे, व्हाट इज सेल प्राइस? इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो एक्साइज ड्यूटी ऐड करके हम लोग को वैट लगाना पड़ेगा, तो एक्साइज ड्यूटी ऐड करके हमने वैट लगा दिया 11। अब ये जो 10% लगाया है वो किसका लगाया? 110 का। ये 10 रुपया इसी में इंक्लूडेड है 110 में, तो 10% ऑफ 10 कितना हो गया? 1 रुपी। तो 1 रुपए से कास्केडिंग हो रही है। आया समझ में?
ओके, अब जीएसटी में क्या हो रहा है, सेल प्राइस 100 प्लस सीजीएसटी, मान लीजिए 10% है 10, एसजीएसटी किस पे लगेगा, 100 बेस प्राइस पे लगेगा या 110 पे लगेगा, 100 पे लगेगा, 10 120। तो यहां दोनों लग रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी, फिर भी कास्केडिंग नहीं हो रहा है। ये एक्साइज ड्यूटी किसने लगाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये वैट किसने लगाया था, स्टेट गवर्नमेंट में, और 1 रुपए से कास्केडिंग हो रही थी। यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, यहां भी स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, कॉन्सेप्ट सेम है। इन दोनों का बेस प्राइस क्या है, 100। देयर इज नो कास्केडिंग, देयर इज नो कास्केडिंग। आया समझ में आप लोग को? लिख के बताइए। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके साथ किताब पढ़ते हैं। हमने जितना भी आपको पढ़ाया है, ये किताब में पार्ट 1 है, जिसको किताब मिल चुकी है प्लीज किताब निकाल लें। वो सारा कुछ यहां लिखा हुआ है, एक एक वर्ड हमने यहां लिख दिया है ताकि आप रिवाइज कर सकें। देखिए, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वैट एंड जीएसटी। मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूं उसको, मैं लिख नहीं पा रहा हूं उस पर। मैं कलर चेंज कर दिया, उसके बावजूद मैं लिख नहीं पा रहा हूं। लिखना चाहिए इस पे। अच्छा, यहां लिख पा रहा हूं। अरे ओके ओके, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। चलिए, हाँ, तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वैट एंड जीएसटी। हमारी किताब में एक खास बात है, हमने कुछ ना कुछ यहां पर लिखा हुआ है, उसका भी मतलब है टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। देयर आर मेनी सिस्टम्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, सिंगल पॉइंट एंड मल्टीपल पॉइंट। सिंगल पॉइंट दो तरह के, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। First point, tax levied at that time when first supply is made. This tax is generally collected from manufacturer. Last point, tax levied at that time when the last supply is made. This tax is generally collected from retailer. Multiple point, tax is levied every time supply is made. पढ़े ना आपके साथ किताब? हाँ या ना में जवाब दीजिए। पढ़ने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा। किताब आप जब आप खोलेंगे तो आपको फीलिंग यही आएगी कि हाँ, हमें आता है, हमें पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा बोर्डम होगा, लेकिन आप अकेले पढ़ें इससे अच्छा मेरे साथ पढ़ लें। उससे क्या होगा कि एक बार में फिर आपको किताब इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। तो चलिए, डेमोक्रेसी में हमें राजेश जी और परिमल जी ने कहा यस। So this system of collection of tax can be applied on sales tax, excise, service tax और GST। तो हमने कहा था कि this is system of collection of tax, not a tax।
Excise is a tax. Why it is a tax? Because it is levy on manufacturing of goods. अब इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में अगर एक्साइज लेवाई हो गया है तो इस एक्साइज को कलेक्ट करने का तरीका फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, लास्ट पॉइंट हो सकता है, या मल्टीपल पॉइंट हो सकता है ना? फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट. हमने रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था आपके साथ. वेरी लो, वेरी हाई. टैक्स बेस हमने डिस्कस किया था क्योंकि इनवॉइस प्राइस यहां पर लो है, फिर ये सब हमने लिखा ही था आपके साथ. कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स. फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में कास्केडिंग नहीं हो रहा है, लेकिन यहां कास्केडिंग हो रहा है, ये हमने आपके साथ बताया भी था. फिर एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट पॉइंट वेरी इजी, since tax is to be collected only from manufacturer. Difficult since tax is to be collected only from retailers. Very difficult since tax is to be collected from very small to very large dealers. ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम हमेशा याद रखिएगा, जीएसटी को समझने में भी बहुत काम आएगा. लास्ट पॉइंट, टैक्सेशन सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. हेलो, इट इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन सिंस आईडीटी शुड बी लेवाइड ओनली व्हेन गुड्स आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड. कंजम्पशन प्रिंसिपल है, बट दिस सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इन इंडिया, यानी कि लास्ट पॉइंट वाला, सिंस देर आर मेनी स्मॉल डीलर्स सेलिंग गुड्स इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग रिमोट प्लेसेस. और मैंने कहा था लास्ट पॉइंट सिर्फ यूएसए में चलता है, बाकी जगह नहीं चलता. यूएसए का कलेक्शन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत लार्ज डीलर्स भी हैं, छोटे भी हैं लेकिन बड़े भी बहुत सारे हैं, इसीलिए यूएसए कुड अफोर्ड इट. और यूएसए अगर इसमें मान लीजिए यूएसए कभी वैट सिस्टम, जो वैट सिस्टम है जहां पर आईटीसी देना है, उसमें कभी नहीं जाएगा, ना उसका इरादा है. क्यों? क्योंकि इसमें आप इंडिया में डिफिकल्टी लेवल देख ही चुके हैं, यूएसए में भी होगी वही डिफिकल्टी लेवल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी? जीएसटी या वैट, जीएसटी इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि बार बार टैक्स लग रहा है, एंड लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे जितना कंज्यूमर टैक्स दे रहा है उतना ही अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे मिल भी रहा है. विद सिस्टम ऑफ सेट ऑफ टैक्स ऑन अर्लियर परचेजेस. जीएसटी इज लेवाइड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अलाइक. The goods and service tax is a comprehensive value added tax. हमने बता भी दिया था, value added tax है on the supply of goods or services. GST is a consumption tax because it is borne ultimately by the final consumer. जो खर्चा करेगा उसी के पॉकेट से निकलेगा, जो कंज्यूम करेगा उसी के पॉकेट से टैक्स निकलेगा. The tax paid by the supplier is passed on to the recipient. मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर. ये लोग क्या कर रहे हैं? बर्डन इज शिफ्टिंग. तो इन लोग के पॉकेट से टैक्स निकल ही नहीं रहा है. टैक्स किसके पॉकेट से निकल रहा है? कंज्यूमर के पॉकेट से निकल रहा है. दिस कंजम्पशन टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. जीएसटी इज नॉट चार्ज ऑन द सप्लायर बट इज चार्ज ऑन द अल्टीमेट कंज्यूमर हु बियर्स द एंटायर टैक्स बर्डन. Therefore, nature of GST is indirect taxes burden is passed on to the ultimate consumer. लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने कुछ सामान खरीदा, मैगी खरीदा और अपने घर में ही बना लिया, then I become the consumption. मैं उसका मैंने तो पहले उसका क्रेडिट ले लिया होगा, लेकिन बाद में मैगी मैंने अपने घर में ही बना लिया और खा लिया, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 बोलता है कि भैया पर्सनल कंजम्पशन हो गया है, जरा जीएसटी को रिवर्स कीजिए. तब फिर आईटीसी नहीं मिलता, इसी कारण नहीं मिलता. Every supplier pays and collects GST. A GST would be paid by producers of raw materials all the way through to the retailer at the end of the chain of production and distribution till retailers. ये तो इकोनॉमिस्ट वालों का कॉन्सेप्ट था, आइडिया था कि पूरे चेन में जीएसटी लगना चाहिए. इसीलिए एक्सपोर्ट पे भी गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया. फिर एलयूटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए. इंपोर्ट पे भी जीएसटी इसीलिए, आईजीएसटी लगता है इसीलिए, क्योंकि पूरा चेन नहीं तो ब्रेक हो जाएगा. और याद रखिएगा, जब हम लोग जीएसटी पढ़ने लगेंगे तो विल सी दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन. गवर्नमेंट कलेक्ट्स द टैक्स एज सून एज सप्लाई इज मेड. रिटेल में क्या होता है? जैसे मैन्युफैक्चरर, फिर गया डिस्ट्रीब्यूटर, फिर गया होलसेलर, फिर गया रिटेलर, फिर गया कंज्यूमर.
रिटेल बेस्ड सिस्टम यानी कि लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है, यहां पर गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ यहां पर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब रिटेलर अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचेगा तब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है लास्ट पॉइंट में। और वैट सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स में थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है गवर्नमेंट को। और इंडियन गवर्नमेंट भी यही कहती है, सर खर्चा भी चलाना है। आज मैन्युफैक्चर करोगे 10 महीने बाद बिकोगे तो क्या खाएंगे, क्या पिलाएंगे, है ना। सेकेंड पेज कैन नॉट बी सीन। नलिन जी, आप यू हैव द बुक ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और किसको सेकेंड पेज नहीं दिखाई दे रहा है? Who else are not able to see the second page? Okay. Try to reload the page. Maybe you are able to see. क्योंकि बाकी लोगों ने किसी ने कहा नहीं है अभी तक। चलिए, जीएसटी is truly anti-cascading. The tax paid on inward supply on both goods and services is allowed to be set off from tax on outward supply of goods or services. Therefore, input tax is not treated as part of cost. If tax paid on input is not treated as part of cost, then it shall not create cascading effect. है ना? VAT has different meaning for different person in a trade chain. From the point of view of government, GST is a tax on value addition, since government collect tax on value addition, जैसे manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, consumer. तो जब जब वैल्यू एडिशन करता है उस पर गवर्नमेंट को इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर टैक्स मिलता रहता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डीलर, डीलर को क्या लगता है कि मुझे जितना मैंने खर्चा किया, यानी कि मेरे परचेज प्राइस पर टैक्स लगा दिया, तो जीएसटी इज टैक्स ऑन सेल प्राइस। किसी के लिए सेल है तो किसी के लिए परचेज है। हाउएवर ए डीलर पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन वैल्यू एडिशन, लेकिन डीलर आईटीसी माइनस करने के बाद टैक्स जमा करवाता है। टैक्स पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को तो कुछ नहीं पता लगता है, सेल प्राइस टैक्स। और जो टैक्स 28%, 14+14, आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा और कंज्यूमर ने उस सामान पे मान लीजिए 28% टैक्स है, 10,000, और टैक्स कितना बताया, 14+14, 2800। कंज्यूमर को बहुत दर्द होने लगा, बहुत दर्द होने लगा, क्योंकि उसको 2,800 रुपया नजर आ रहा था। एक्साइज और वैट के जमाने में भी इतना ही टैक्स था। एक्साइज 14%, वैट 14%। लेकिन जब कंज्यूमर रिटेलर से खरीदता था तो उसको सिर्फ वैट का कंपोनेंट नजर आता था 14%, एक्साइज तो नजर नहीं आता था। तो कंज्यूमर वहां खुश था, और यहां दर्द हो रहा है क्योंकि परसेप्शन है कि टैक्स ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली में कमी है। प्री जीएसटी से कम ही टैक्स है पोस्ट जीएसटी में। अगर आपको लगता है किसी सामान में टैक्स रेट बढ़ा है तो प्लीज लिख के बताइए। करें आगे। What are the advantages of VAT system of collection of tax? It is anti-cascading. Minimum possibility of tax evasion. देखिए, गवर्नमेंट चोरों को तो रोक सकती है, डकैतों को रोकना बहुत मुश्किल है। फेक इनवॉइस, इसके लिए तो कुछ नया तरीका ही अपनाना पड़ेगा। VAT prescribes simple computation of tax based on invoice price. ओके, अगरबत्ती, फास्ट कलेक्शन ऑफ टैक्स, बार बार मिल रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स एट ईच स्टेज ऑफ सेल इन स्मॉल अमाउंट। दिस हेल्प्स इन बेटर एंड फास्ट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इवन वेयर गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। वैट इज ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ट्रांसपेरेंट इसलिए कह रहे हैं कि हर एक परचेजर को, बायर को, रिसिपिएंट को टैक्स कितना पता लग रहा है। टी, कॉफी एंड मसाला पे भी टैक्स रेट बढ़ा है। ओके,
और उम्मीद है कि आपने थोड़ा सा एनालिसिस करके ही बोल रहे होंगे या फिर कंज्यूमर की तरह सोच के बोल रहे हैं कि टी, कॉफी, मसाला, अगरबत्ती पे प्री जीएसटी पे कितना था, पोस्ट जीएसटी पे कितना था। Each purchasing dealer and consumer knows how much tax he is paying from the invoice price. Government knows how much tax is to be collected in each period. Therefore, the system of VAT is transparent. In earlier first point taxation system, various statutory forms need to be tracked. अब आप जिन्होंने भी प्री जीएसटी रिजीम में काम किया है उनको पता होगा कि गवर्नमेंट से स्टैट्यूटरी फॉर्म्स निकलवाना कितना मुश्किल था। इन वैट सिस्टम ओनली इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रैक, ऑल स्टैट्यूटरी फॉर्म्स हैव बीन अबॉलिश्ड। अब देखिए ये जो सिस्टम है, इन वैट सिस्टम ओनली इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रैक, ये गवर्नमेंट चाहती थी हम लोग मैचिंग करें। सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया, हमने एक्सेप्ट किया। ये सिस्टम वैसे भी आने वाला है, गवर्नमेंट विल बी एक्सपेरिमेंटिंग फिर से न्यू रिटर्न सिस्टम ANX 1, 2 वो आने वाला है। इसका वीडियो हम लोग डाल चुके हैं यूट्यूब में ANX 1 और 2 का, अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिए, हम लोग यहां बताएंगे भी। डीलर इज हिमसेल्फ रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स, दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स। अगेन वैट इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल। फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल का मतलब अरे ये क्या हो गया, इसको समझते हैं। वैट इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल। मान लीजिए मेरा परचेज प्राइस, सेल प्राइस, प्रोडक्ट ए और बी में डील करता हूं, मैं ट्रेडर हूं। मैंने 100 रुपए का खरीदा प्लस 10 रुपया टैक्स दिया, कितना हुआ 110। इसको मैंने 200 रुपए में खरीदा, 20 रुपया टैक्स दिया, ये कितना हो गया 220। इसको मैंने 120 रुपए में बेचा प्लस 12 रुपया टैक्स कलेक्ट किया, 112। इसको मैंने 150 रुपीज में बेचा प्लस 15 रुपया टैक्स कलेक्ट किया, 160। मेरा सवाल देखिए क्या है, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। 200 रुपए का चीज मैंने 150 रुपए में बेचा, लॉस में बेचा। क्या गवर्नमेंट कहेगी सर लॉस में कैसे बेचा, हम आईटीसी पूरा नहीं देंगे आपको? लिख के बताइए। सवाल समझ में आ गया? ऐसा भी हो सकता है मैं सिर्फ बी प्रोडक्ट बेच रहा होता, मेरा आउटपुट टैक्स कितना 15, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना 20, मैं कैरी फॉरवर्ड कितना करूंगा 5। अब गवर्नमेंट ये कहती है लॉस में बेचा, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। इज इट पॉसिबल? श्वेत कमल से नहीं, नो नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप लॉस में बेचे तो गवर्नमेंट को भी नुकसान है, आप प्रॉफिट में बेचे तो गवर्नमेंट को भी फायदा है। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है वैट इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल। तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी, गवर्नमेंट आपका भी रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट का भी बढ़ेगा। इकोनॉमी नीचे आएगी, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू कम होगा, इकोनॉमी और आपका भी कम होगा। Government collects revenue with the increase in sale price and shall collect less revenue with decrease in sale price. VAT is both flexible and stable. This benefit of increase or decrease in sale price benefits the consumer also. The total tax revenue of the government depends entirely on the final value of the ultimate goods and the rate of tax applicable to them. ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, है ना? कैसे बताया था हमने? मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर,
और फिर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। 20 रुपए में बेचता है, 30 रुपए में बेचता है, 40 रुपए में बेचता है, ये 300 रुपए में बेचता है, और मान लीजिए रेट ऑफ टैक्स 10% है। गवर्नमेंट को अल्टीमेट रेवेन्यू कितना मिलेगा, बता दीजिए। लिख के बताइए। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, 20, 30, 40 और 300। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को 20 में बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को इस तरह से करके ये बिक रहा है, और अल्टीमेटली रिटेलर कंज्यूमर को 300 रुपए में बेच रहा है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिलेगा? रेट ऑफ टैक्स 10% है, कितना? 30 रुपीज। कितना? 30 रुपीज। लेकिन अगर यही अगर 1 रुपए में बेचेगा तो 10 पैसे मिलेगा। तो even if it is a multiple point taxation system, it behaves like a last point taxation system. जितना रिटेलर कंज्यूमर बेचेगा, और जब अल्टीमेटली वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम होगा, उस वैल्यू पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। अच्छा, अगर मैं इसमें रेट ऑफ टैक्स 10% की जगह 15% कर दूंगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट को कितना मिलेगा फिर? 45 मिलेगा। तो हमने ये कहा था आपसे कि इंटरमीडिएरी गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स कम होता है, फाइनल गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होता है। यही तो बताया था आपको। The rate of tax of intermediary goods do not affect the tax collection of the government. Change in intermediary rate of tax in trade chain does not affect the ultimate consumer also. तो कंज्यूमर को कोई मतलब नहीं है कि प्लास्टिक के दाने पे रेट क्या है, उसको तो मतलब है कि प्लास्टिक के दाने से जो चेयर बनेगा उस पे रेट क्या है। तो प्लास्टिक का दाना 1% और 2% हो, 0 हो, 18 हो, 25 हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयर पे रेट कितना है उसी पे उसको फर्क पड़ेगा। Why VAT is easy to implement and how VAT helps in prevention of tax evasion? Major advantage. VAT is a multiple point taxation system with a system of set off of tax, and therefore it leaves a chain of event. The chain of event is collection of tax and deposited with the government. If a manufacturer collects and deposits tax with the government, so the distributor, wholesaler, retailer shall also collect and deposit the tax with the government, since they have been promised of adjustment. ई इनवॉइसिंग का सिस्टम किसके लिए लेके आए? 100 करोड़ के टर्नओवर से ज्यादा, 500 करोड़ से टर्नओवर से ज्यादा जहां पर क्यूआर कोड आ जाएगा, तो ऑब्वियसली जब बड़े मछलियों को वो पकड़ लेंगे तो अपने आप छोटी मछली भी लाइन पे आ जाएगी। However, if manufacturers do not collect and deposit the tax with the government, then subsequent dealer shall sell goods without invoice, thus evading tax. तो मैन्युफैक्चरर, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, रिटेलर को पकड़ना जरूरी है। छोटे लोग अपने आप सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। इन द वैट सिस्टम, गवर्नमेंट need to check frequently the manufacturer that he issues correct invoice, collects tax and deposit with the government. Occasionally others should also be checked. अब आपको इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा यहीं पर कि गवर्नमेंट किस तरह से डेटा एनालिसिस करेगी, किस तरह से कहां सर्वे करना है, कहां इंक्वायरी करनी है, ये सब यहां से आपको समझ में आने लगेगा। Above measures expectantly can reduce the taxes. तो ये वर्ड एक्सपेक्टेंटली लिखा है हमने, उम्मीद हो जाएगा। Each selling dealer shall issue invoice, then only set off shall be allowed. VAT systems leaves a chain of ITC. This automatically prevents tax evasion. It is an automatic system to operate, therefore less compliance burden on to the government. तो आइडिया तो यही था ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, कंप्लायंसेस का काम भी हम लोग के ऊपर ही डाल दिया। बोला कि भैया आईटीसी आप ही मैच करो, इनवॉइसेस की मैचिंग आप ही लोग करो, है ना। सेकंड पेज नहीं दिख रहा है।
अब दिखाई दे रहा है? बताएं, अब दिखाई दे रहा है? आप पेज को ना रीलोड कीजिए। पेज को रीलोड कीजिए, शायद फिर दिखाई दे दे, या कोई और तरीका। वाई अंडर वर्क स्पेस। परिमल जी ये क्या लिखा है? वाई अंडर वर्क स्पेस। करें आगे? इट इज अंडर वर्क स्पेस। अब ठीक है सर, ओके। डिफरेंस बिटवीन वैट सिस्टम एंड लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी सिस्टम, जिसको हम लोग वैट सिस्टम कह रहे हैं, कंज्यूमर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर pays entire tax at the time of purchase. In this case also, consumer pays entire tax at the time of purchase. From the point of view of government tax collects tax in a small amount at every time sale is made. Tax is collected on the value addition made. Government collect tax from every dealer in a trade chain. Government collects entire tax in a large amount from the retailer. मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी गुड्स को मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, मैं किसी रॉ मटेरियल को, मान लीजिए जिससे फाइनल गुड्स बनता है अगरबत्ती, इस पे 28% है, इसको रॉ मटेरियल को मैं एग्जम्प्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा टैक्स बन जाएगा? अगरबत्ती पे रेट 28%, लेकिन उसके रॉ मटेरियल को मैं एग्जम्प्ट कर देता हूं, ये कौन सा टैक्स बन जाएगा? लिख के बताइए। लास्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया, परिमल जी कह रहे हैं। नलिन जे ठक्कर, इंटरमीडिएरी आइटम टैक्स। नहीं, इंटरमीडिएरी आइटम को ही एग्जम्प्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ फाइनल गुड्स पे हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, तो वो लास्ट पॉइंट बन जाएगा। अगेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जीएसटी से, इट इज इजी टू एडमिनिस्टर सिंस परचेजिंग डीलर इज प्रॉमिस सेट ऑफ बाय द गवर्नमेंट, डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर सिंस लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज डीलर्स। Tax is reflected in which document? Rate of tax and tax amount should be separately be shown in dealer's invoice. यानी कि रेट भी लिखा होना चाहिए 9% और अमाउंट भी लिखा होना चाहिए, मान लीजिए 900। और ये रूल 46 में भी लिखा हुआ है कि सब कुछ सेपरेट होना चाहिए। रेट ऑफ टैक्स अमाउंट शुड बी सेपरेटली शोन इन द रिटेलर इनवॉइस। सेम है। प्री एंड पोस्ट जीएसटी कंपैरिजन, ये भी हम लोग कर चुके। देखिए हमने क्या लिखा, फ्यूचर इज बेटर, यानी कि आने वाला समय, जीएसटी का आने वाला समय अच्छा हो। प्री जीएसटी एरा, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, लोकल, इंटरस्टेट सेल। फिर पोस्ट जीएसटी एरा, कस्टम, जीएसटी, इंटर, इंट्रा, इंटर। अब देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स इन प्री जीएसटी एरा, मैन्युफैक्चरर 1, मैन्युफैक्चरर 2, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, है ना। अब देखिए जब मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को, ऐसा होता ही है, जब वो बेचेगा, मैन्युफैक्चर करके बेचेगा, तो वो क्या लगाएगा, एक्साइज प्लस वैट और सीएसटी। मैं ऐसे बताता हूं। देखिए मैं तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरर हूं,
और मैं महाराष्ट्र में बेचता हूं किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर की, तो मैं लगाऊंगा एक्साइज प्लस सीएसटी। लेकिन अगर मैं तमिलनाडु में बेचता हूं तो मैं लगाऊंगा एक्साइज प्लस वैट। और याद रखिएगा एक्साइज, वैट, सीएसटी आज भी एग्जिस्ट करते हैं किसके लिए? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये अभी मरा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर कोई केस पुराने पेंडिंग है तो ये लॉ अभी डिलीट नहीं हुआ है, इसी लॉ के बेसिस पे तो डिसाइड होगा। तो इसीलिए हमने एक्साइज प्लस वैट ऑब्लिक सीएसटी लिख दिया है। फिर मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर एक्साइज वैट ऑब्लिक सीएसटी। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को इस एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर जब मैन्युफैक्चर करेगा तब तो एक्साइज के साथ एडजस्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूटर तो मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा है, तो आईटीसी ऑफ एक्साइज नॉट अवेलेबल, बट आईटीसी ऑफ वैट इज अवेलेबल। सीएसटी तो फिर भी नहीं मिलेगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचेगा तो वैट ऑब्लिक सीएसटी लगाएगा, सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा नहीं, वैट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए कितना कास्केडिंग हो रहा होगा, जहां जहां क्रेडिट नहीं मिलेगा कास्केडिंग होना शुरू कर दिया। लेकिन जीएसटी में आज आप मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको गुड्स का भी क्रेडिट मिल रहा है, सर्विसेज का भी क्रेडिट मिल रहा है, बेसिकली जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है, और सब कुछ आपस में एडजस्ट हो रहा है। मूवमेंट ऑफ गुड्स इन पोस्ट जीएसटी एरा, मैन्युफैक्चरर बिकम सप्लायर। तो चाहे वो आप सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंसल्टेंट कोई भी हो सकता है, एक्टर, एक्ट्रेस कोई भी हो सकता है, सिंगर, सप्लायर, ऑथर। क्या लगाएगा? सी प्लस एस ऑब्लिक आई, आईटीसी ऑफ सी प्लस एस ऑब्लिक आई मिलेगा, सी प्लस एस ऑब्लिक आई मिलेगा, यहां सब मिलेगा। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैंने सिंपल ये बताया है कि इनवर्ड सप्लाई लोकल करके लोकल बेच सकता है, लोकल खरीद के इंटरस्टेट बेच सकता है, लोकल खरीद के एक्सपोर्ट कर सकता है, लोकल खरीद के एससीजेड कर सप्लाई कर सकता है, फिर इंटरस्टेट खरीद के लोकल बेच सकता है, इंटरस्टेट खरीद के इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है, इंटरस्टेट खरीद के एक्सपोर्ट कर सकता है, इंटरस्टेट करके एससीजेड सप्लाई कर सकता है। तो डिफरेंट सिचुएशन बता दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा। इंपोर्ट करके क्या कर सकता है, एससीजेड से खरीद के वो क्या क्या कर सकता है। क्लियर है? ये हमने बता दिया, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर। नाउ ऑल आर ट्रीटेड एज सप्लायर। They can make supply. Supply can be taxable supply, non-taxable supply. Taxable supply can also be exempted. तो ये सब तमाम चीजें अभी नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग समझाएंगे आपको। प्रैक्टिकल केसेस ऑफ प्री एंड पोस्ट जीएसटी ट्रांजेक्शंस, ये हम लोग बता ही चुके हैं आपको। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका, कैसे कास्केडिंग हो रहा है, यहां कास्केडिंग नहीं हो रहा है। तो ये आप पूरा का पूरा पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर कोई डाउट है आपको तो पूछिए जरूर, हम लोग लेट अस डिस्कस आल्सो। प्लीज लिख के बता दीजिए कोई डाउट है तो। No doubt, sir. As of now, nothing. Good. Can retailers supply goods at loss? Yes, yes. Why not? कर सकता है, और उसको आईटीसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सप्लाई करना चाहिए, गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। सीए चिरेश शाह, श्वेत कमल, नो डाउट सर। ओके, वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं, आप लोग इंटेलिजेंट है, इसीलिए डाउट नहीं आ रहा। गुड।
नाउ हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। थैंक यू परिमल जी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी। इसमें सबसे पहले हम लोग को आर्टिकल 265 है। किसी को पता है आर्टिकल 265 में क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है नो टैक्स shall be levied or collected except by authority of law। है ना? नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड। लेवाइड का मतलब अब ये समझिए, लेवाइड इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल लिविंग इन इंडिया। मैं रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सिटीजन, इंडियन सिटीजन ये सब बोल ही नहीं रहा हूं। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पीपल लिविंग इन इंडिया। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को आप चार्ज भी कह सकते हैं, जैसा कि दिनेश जी बता रहे हैं। तो चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे एक्साइज में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सर मैन्युफैक्चरिंग किया, एक्साइज तो देना ही पड़ेगा। मैं सेल ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, बोले सर ये तो मेरा टैक्स है क्योंकि आप सेल कर रहे हैं। तो इट इज ए काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट अभी बताते हैं। कलेक्शन का मतलब और कलेक्टेड का मतलब। कलेक्शन का मतलब एक्चुअल कलेक्शन, इट इज बेसिकली डिपॉजिट ऑफ टैक्स। क्या मैं ये कह सकता हूं नो लेवाई नो कलेक्शन? लेवाई नहीं हुआ तो कलेक्शन कैसे कर लोगे? और इसमें बहुत सारे केसेस भी जीते गए हैं। गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं मैन्युफैक्चर है, यानी कि डिपार्टमेंट ने कहा नहीं नहीं मैन्युफैक्चर है। हमने कहा भैया मैन्युफैक्चर नहीं है, डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू कर दिया, ऑडिट कर दिया और टैक्स रख लिया। बोला नहीं नहीं डिपॉजिट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोग कोर्ट गए, कोर्ट में कहा सर दिस इज नॉट ए मैन्युफैक्चर, मैं सिर्फ पेन में अपना नाम लिख रहा हूं, ये मैन्युफैक्चर नहीं है। उसी तरह से जीएसटी में सर इट इज नॉट ए सप्लाई, ये शेड्यूल 3 में है, इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं इट इज ए सप्लाई, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और आपको गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स कलेक्ट करवा लिया, और जब टैक्स कलेक्ट करवा लिया अगेन यू वेंट टू द कोर्ट एंड कोर्ट डिसाइडेड इट इज नॉट ए सप्लाई, देयरफॉर नो लेवाई नो कलेक्शन, टैक्स वापस कीजिए। है ना? तो नो लेवाई नो कलेक्शन, इसको हमेशा याद रखिएगा। लेवाई होना जरूरी है, और लेवाई होने के लिए बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं। हर एक एक्ट में, एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। मुझे लॉ का मतलब बताइए क्या है? वैसे तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं एक बार फिर से जानना चाह रहा हूं लॉ का मतलब क्या है। व्हाट इज लॉ?
आपने कहा था इट इज पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यही कहा था। देखिए बच्चों वाला सिस्टम है, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी है ताकि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल बता सकूं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आज पार्लियामेंट में एमपीज हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वोट देके हमने इनको भेजा है, और एमपी वही कहेगा पार्लियामेंट में जो हम लोग कह रहे हैं। अगर हमने कहा, मान लीजिए कोई बिल आया जीएसटी का, अब इस पे वोटिंग अगर होगी तो एमपी पहले हमसे पूछेगा, हमने कहा हाँ तो ये कहता है हाँ और सब यस कहते हैं और मेजोरिटी से पास हो गया। तो जीएसटी का कानून इनडायरेक्टली किसके कहने पे बना? हम लोग के कहने पे बना। यानी कि हम ही ने गवर्नमेंट को ऑथराइज किया कि हम अगर जो कुछ पैसा कमाएंगे या सप्लाई करेंगे उस पे आप टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार रखते हैं। डेमोक्रेसी तो यही है। तो लॉ अगर है तो इट इज ए विल ऑफ पीपल। अब इसमें अगेंस्ट आर्गुमेंट भी बहुत हो सकते हैं सर। 51%, 49% तो अगेंस्ट ही है, 50.0001%, लेकिन बाकी तो अगेंस्ट ही है। दैट इज देयर। लेकिन फिलहाल जो अभी सिस्टम चल रहा है वो यही है, इट इज द विल ऑफ द पीपल। और उसमें अगर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं वो सेटिस्फाई हो गए तो इट बिकम्स ए लेवाई। एंड अगर लेवाई है तो कलेक्शन होके रहेगा, याद रखिएगा, इसको भी याद कर लीजिए। अगर लेवाई है तो कलेक्शन होके रहेगा, गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। No levy, no collection. But if there is a levy, collection is bound to happen until unless government gives in writing, no, we won't collect it. Example. If there is a levy, collection is bound to happen. But if the government gives in writing, no, we won't collect it. तो वो एग्जाम्पल दीजिए, लिख के बताइए ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी ने लिखना शुरू नहीं किया। इफ देर इज लेवाई, कलेक्शन बाउंड टू हैपन। बाउंड टू हैपन, ये लिख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं श्वेत कमल जी, अगर लेवाई है तो कलेक्शन हो के रहेगा। कलेक्शन का मतलब क्या बताया? डिपॉजिट ऑफ टैक्स। लेवाई में कुछ कंडीशंस दिए हुए, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, अब तो कलेक्शन होगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर लिख के देती है कि नहीं कलेक्शन नहीं करेंगे, दैट इज एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है फाइनल गुड्स को या किसी और भी गुड्स को, तब कलेक्शन नहीं होता है। तो अगर एग्जेम्प्ट है इसका मतलब लेवाई था तभी एग्जेम्पशन लिखना पड़ा। तो एग्जेम्पशन इज ए एविडेंस दैट देयर वाज ए लेवाई, अदरवाइज एग्जेम्पशन देने की जरूरत नहीं है ना। मुझे बताइए फिर से, मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया? If there is levy, collection is bound to happen. But government can exempt it. क्लियर है? अब आर्टिकल 265 को एक बार दोबारा पढ़िए और याद कीजिए, मेरे साथ बोलिए, नो टैक्स
shall be levied or collected except by authority of law. No levy, no collection, no levy, no collection. But if there is a levy, collection is bound to happen, but government may exempt it. May exempt the collection, not the levy. Levy तो लिखा ही हुआ है. तो no tax shall be levied or collected. No tax shall be levied or collected except by authority of law. No levy, no collection. But if there is a levy, collection is bound to happen. If government exempt it, then it's okay. Government exempt कर दिया. अब दूसरा सवाल. एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल ऑफ गुड्स पे वैट, जीएसटी, के ऊपर टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा होगा. तो देयर इज ए क्लियर कट बाइफर्केशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. और ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर बताएंगे आप लोग. आर्टिकल 246 शेड्यूल 7. तो हमने एक आर्टिकल 265 कर लिया, जहां पर यह कहा गया कि भैया अगर टैक्स लेना है तो कानून बनाओ, विल ऑफ द पीपल. अब कानून कौन बनाएगा टैक्स लेने का? स्टेट गवर्नमेंट अगर बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी? तो उसके लिए बताया भैया रूल 246 देख लो किसके पास पावर है. आर्टिकल 246 देख लो. आर्टिकल 246 देखा तो उन्होंने कहा भैया शेड्यूल 7 देखो. और शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है. पहला यूनियन लिस्ट, जिसको हम लोग लिस्ट 1 भी बोलते हैं. दूसरा स्टेट लिस्ट, जिसको हम लोग लिस्ट 2 भी बोलते हैं. एक मिनट होल्ड कीजिए. इसमें एक आर्टिकल है, एंट्री नंबर 84. यहां पर लिखा हुआ एक्साइज. अच्छा, यूनियन लिस्ट 1 का मतलब, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवाई टैक्स बट स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव. स्टेट लिस्ट का मतलब ओनली स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू लेवाई टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट हैव. और एक थर्ड लिस्ट है जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं. ये थर्ड लिस्ट है जहां पर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवाई टैक्स, बट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड द लॉ, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक दैट लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट. अब यूनियन लिस्ट 84, एक्साइज ऑन पेट्रोल and tobacco. इसमें एक 51 है, एंट्री नंबर 51, एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड नार्कोटिक्स. ठीक है. अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप लिख के बताना.
एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड टेबेको। और एंट्री नंबर 51 में लिखा हुआ है एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड नार्कोटिक्स। अब सवाल पहले, क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है या नहीं लगा सकती है? हाँ या ना? जल्दी जवाब दीजिए लिख के। राजेश जी से नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो। दूसरा सवाल, क्या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगा सकती है? नो। दूसरा, एक्साइज ऑन टेबोके के ऊपर क्या स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लगा सकती है? वो भी नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल, क्या मैं लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, क्या उसके ऊपर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लगा सकती है ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ लैपटॉप? राजेश जी सिंह यस। अरे कैसे यस? देखिए क्या लिखा हुआ है, नो, नहीं लगा सकती है। सेंट्रल लगा सकती है, नहीं लगा सकती है। देखिए अब हमने लिखा है एक्साइज ऑन पेट्रोल, हेलो, एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड टेबेको एंड अदर प्रोडक्ट्स तो नहीं लिखा हमने। वी आर डिस्कसिंग पोस्ट जीएसटी, सारा कुछ हम लोग पोस्ट जीएसटी डिस्कस कर रहे हैं। अब प्री जीएसटी में पॉसिबल था, आज पोस्ट जीएसटी में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड टेबेको। तो पेट्रोल एंड टेबेको के अलावा किसी और प्रोडक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज नहीं लगा सकती है। सिमिलरली एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड नार्कोटिक्स, इसके ऊपर ही सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लगा सकती है, बाकी प्रोडक्ट्स पे एक्साइज नहीं लगा सकती है। इज इट क्लियर? यस, ओके। अब एक और सवाल, मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल, मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल, कौन एक्साइज लगा सकता है? इंडस्ट्रियल अल्कोहल लिख के बताइए। एक्साइज पूछ रहा हूं मैं, मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर कौन एक्साइज लगा सकता है? बोथ देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता। इस पर जब भी लगेगा जीएसटी लगेगा। यस, नलिन जी इज करेक्ट, नीदर। मैं फिर से एंट्री नंबर 84, अब एकदम क्लियर कट, एकदम डेफिनेशन एंट्री बिल्कुल क्लियर है, और ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक्साइज लगाने का पावर सिर्फ पेट्रोल एंड टेबेको के ऊपर और किसी प्रोडक्ट पे नहीं है। सिमिलरली एंट्री नंबर 51 कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्साइज लगाने का पावर सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड नार्कोटिक्स पे और किसी पे नहीं है। और किसी पे नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। तो ये एक्साइज की कहानी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ या ना, पूछिए पूछिए। ओके, एंट्री नंबर 92A, नलिन जे ठक्कर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप एक्साइज विल बी सब्जेक्ट टू स्टेट, करेक्ट? नो, स्टेट एक्साइज सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड नार्कोटिक्स, बाकी और किसी प्रोडक्ट पे नहीं है। अब सब पे जीएसटी है। तो आज के डेट में
एक्साइज जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है पेट्रोलियम एंड टोबैको के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के पास है एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड नार्कोटिक। ह्यूमन कंजम्पशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कंजम्पशन, इसीलिए हम यहां पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल लिख रहे थे। 92A, टैक्स ऑन कोल पे क्या एक्साइज लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कोल ना पेट्रोलियम है ना टोबैको है। टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स? पेट्रोलियम और ये वाले, ये बेसिकली CST है, ठीक है। एंट्री नंबर 54, एंट्री नंबर 54, टैक्स कोल पे GST और सेस इज चार्जेबल, करेक्ट है। कोल पे GST भी लगता है, सेस भी, ऑब्वियसली एक्साइज नहीं लगता। 54, टैक्स ऑन सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोल। ये स्टेट वैट है, स्टेट वैट है। अब मुझे एक बात बताइए, अब आप ONGC गुजरात में पेट्रोल मैन्युफैक्चर किया और इसको महाराष्ट्र में सेल कर दिया, मान लीजिए 10,000 रुपए में। कौन कौन सा टैक्स लगेगा? नलिन जी इज सेइंग एक्साइज IGST कैसे लग सकता है? पेट्रोल है, पेट्रोल। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पे क्या लगाएगी? एक्साइज, क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है, तो इस पे लगेगा CST, तो इस पे लगेगा सेंट्रल एक्साइज प्लस CST। जिनेश जी IGST कैसे लग सकता है पेट्रोल पे? IGST तो है नहीं। मान लीजिए सेंट्रल एक्साइज का रेट है 10%, CST का भी रेट है 10%, ठीक है।
जिनेश जी एक्साइज एंड आईजीएसटी जो है ना, आगे करूंगा, वो टोबैको पे है, टोबैको पे, लेकिन पेट्रोल पे जीएसटी है ही नहीं। अब देखिए वैल्यू 10,000, मैं सबसे पहले एक्साइज लगाऊंगा 10% कितना 1,000, कितने आ जाएगी वैल्यू 11,000। अब मैं सीएसटी फिर 10% लगाऊंगा 1,100 रुपए, इसकी वैल्यू आप जोड़ लीजिएगा। ये पेट्रोल, यही अगर गुजरात टू गुजरात भी का होता तो वैट लगता। टोबैको पर सेस कितना है सर? देखना होगा श्वेत जी, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अब अगर मैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेचता हूं, मैन्युफैक्चर करके बेचता हूं, तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा? स्टेट एक्साइज प्लस वैट प्लस स्टेट वैट। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो सीएसटी लगेगा। क्लियर है? ओके। अब एक और एंट्री नंबर 62 है, वो क्या है? उम्मीद है आप लिखते भी जा रहे होंगे, वैसे तो हमने पीपीटी में सारा लिखा हुआ है। एक एंट्री नंबर 62 है, अब वो है टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट। बाय लोकल अथॉरिटी। हमने स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट बाय लोकल अथॉरिटी। ये है क्या? ये बड़ी मजेदार चीज है। गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की थी। सिनेमा हॉल्स के ऊपर जीएसटी लगता है, तो सिनेमा हॉल के ऊपर जब जीएसटी लगता था तो लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट तो सिनेमा हॉल्स के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा नहीं सकती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का पावर दे शिफ्टेड टू लोकल अथॉरिटी। तो टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन सब्ज्यूम्ड बट नॉट ऑफ द लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी तो आज भी, यानी कि दिल्ली में एमसीडी है, बाकी जगह भी होगा, वो तो आज भी सीवरेज टैक्स या कोई और टैक्स के नाम से लेती है। तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स किस पे? सिनेमा हॉल्स पे। मान लीजिए सिनेमा हॉल का टिकट का प्राइस 100 रुपए है, इसमें सबसे पहले एंटरटेनमेंट टैक्स मान लीजिए 30% लगा, 130 हुआ। उसके बाद जीएसटी लगेगा, अगर एंटरटेनमेंट टैक्स आ गया तो एसजीएसटी और सीजीएसटी मिला के। ये एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा हॉल्स की कहानी थी, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स हटा लिया गया है। ठीक है, इसके बाद अब टोबैको में आता हूं, मैं टोबैको का भी बता ही देता हूं साथ साथ, लेकिन मैं जीएसटी का एक सेक्शन बता देता हूं आपको, आप बाद में भी करेंगे। 9 सबसेक्शन 2 ऑब्लिक 5 सबसेक्शन 2। 9 सबसेक्शन 2 सीजीएसटी का है, जो लेवाई का सेक्शन है, सेक्शन 9, और सेक्शन 5 आईजीएसटी का लेवाई है। और इन दोनों में यही लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
के ऊपर जीएसटी फिलहाल नहीं लगाएंगे। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तभी लगाएंगे, और रिकमेंडेशन का मतलब मिनट्स देखना पड़ेगा, उससे पता लगेगा। तो आज के डेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो पहले से ही बाहर है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो पहले से ही बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एक्साइज लगाने का और स्टेट वैट लगाने का। यानी कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे किसी भी तरह का टैक्स लगाने का पावर एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आप सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट ने कहा, सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ये हो क्या रहा है? एक मिनट, मेरा लैपटॉप कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। अब नहीं बिहेव करेगा। वो भी गायब ही हो गया। कहाँ गायब हो गया वो बोर्ड जहां लिख रहे थे हम लोग? चलिए यहीं लिख देते हैं। तो हमने ये कहा 9 सबसेक्शन 2 और 5 सबसेक्शन 2। 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। मैं जब पढ़ूंगा तो इसमें लिखा होगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के पास इसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो एक्साइज हो या वैट हो। फिर 9 सबसेक्शन 2 में ये लिखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब लगेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में पेट्रोल के ऊपर वो कहाँ गया? मैं है ना एक वो निकालता हूं। ये देखिए, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन पेट्रोल एंड टोबैको, एंट्री नंबर 84। तो एक्साइज ऑन पेट्रोल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 9 सबसेक्शन 2 बाहर कर दिया। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि 9 सबसेक्शन 1 बाहर कर रहा है इसको। ये जो टोबैको के ऊपर जीएसटी कुछ नहीं कह रहा है। तो आज के डेट में मैं आपको बता दूं, टोबैको के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज भी लगा रही है प्लस जीएसटी भी लग रहा है, सिर्फ टोबैको के ऊपर। क्लियर है? हमने क्या किया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगेगा? स्टेट एक्साइज प्लस स्टेट वैट या ऑब्लिक सीएसटी। पेट्रोल के ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज प्लस स्टेट वैट या सीएसटी। जीएसटी फिर भी नहीं लग रहा है। टोबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज, स्टेट वैट ऑब्लिक सीएसटी, ये नहीं लग रहा, इसको मैं हटा देता हूं। सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी और एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी प्लस जीएसटी, लेकिन ये अभी नहीं लग रहा है।
और अदर गुड्स और सर्विसेज पर सिर्फ जीएसटी लग रहा है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, प्लीज लिख के बताइए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल 7 में देखिए टेबको पर सेस अलग से तो लग रहा है सर, तो वो सेस जीएसटी का ही तो हिस्सा है ना। तो टेबको के ऊपर एक्साइज उन्होंने अभी शुरू किया है, पहले नहीं था, प्लस जीएसटी। जीएसटी में मान लीजिए रेट 28% प्लस सेस। ठीक है, अब आर्टिकल 246 रीड विथ रूल विथ शेड्यूल 7 में ये कहानी हो गई। अब जीएसटी को कैसे लेके आएंगे, जीएसटी को कैसे लेके आए? जीएसटी आपको शेड्यूल 7 में नहीं मिलेगा, उन्होंने एक नया आर्टिकल बनाया 246A और वहीं पर वो जीएसटी लेके आए। अब मैं इस पूरे को पढ़ूंगा आपके साथ, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यूनियन लिस्ट को टबैको से कहां बाहर किया भैया, है तो सही। यूनियन, राजेश जी आस्किंग, यूनियन लिस्ट से टबैको को बाहर किया गया है? नहीं बाहर किया गया, यूनियन लिस्ट में आज भी टबैको है। ठीक है, तो टबैको के ऊपर एक्साइज लगाने का पावर और जीएसटी लगाने का पावर दोनों है। मैं राजेश जी, मैं वही बता रहा हूं कि टबैको के ऊपर जीएसटी प्लस एक्साइज, क्योंकि यहां से बाहर नहीं हुआ, प्लस जीएसटी दोनों लग रहा है। ठीक है, आगे करें। ये आ गए हम लोग। देखिए हमने एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है, आर्टिकल 265, एज पर आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्लियर है? अब एग्जैक्ट लैंग्वेज देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगी। एंट्री नंबर 84, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन इंडिया नेवली। ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है, हमने इसको चेंज नहीं किया है। पेट्रोलियम क्रूड 5 बताया था, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब लुब्रिकेंट्स इसमें है नहीं, ABCDE में, तो लुब्रिकेंट्स पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। एंड टेबैको प्रोडक्ट्स, इस पे भी एक्साइज लगेगा और जीएसटी लगाने का पावर है। मैंने ये कहा इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है क्योंकि 9 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। इसी को हम लोग नॉन जीएसटी सप्लाई भी कह रहे हैं, नॉन जीएसटी सप्लाई। फिर 51, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम एंड नार्कोटिक्स। इस पे जीएसटी नहीं लग रहा है क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में
स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ, मैं पढ़ूंगा आपके साथ जब 9 सबसेक्शन 1, तो उसमें लिखा हुआ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम एंड नार्कोटिक्स, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर 92A, टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ 54, टैक्सेस ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, यानी कि ये सारे आइटम पेट्रोल वाले लिखे हुए हैं यहां पर, देखिए नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड ये वाला आइटम लिख दिया। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बट नॉट इंक्लूडिंग, यानी कि इस पे जिस पे सीएसटी लगता है उस पे स्टेट वैट नहीं लगता है, बट नॉट इंक्लूडिंग सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स और सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स ऑफ सच गुड्स, सीधे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी स्टैट वीएट नहीं लगेगा। इसके बाद ये सब पहले था, पोस्ट जीएसटी के बाद ये सब डिलीट कर दिया गया है। Taxes on entertainment and amusements to the extent levied and collected by पंचायत और म्युनिसिपैलिटी और रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो लोकल अथॉरिटी के ऊपर जीएसटी भी है। अब मैं आपसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन और जीएसटी दोनों एक साथ पढ़ें, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया, जीएसटी के सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में क्या एक्सक्लूडेड है जरा बताएंगे आप, और 9(2) में क्या एक्सक्लूडेड है, लिख के बताइए फटाफट। नाइन टू में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और 9(1) में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के सब पे जीएसटी लगेगा, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। अब एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट्स पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, यस और नो, लिख के बताइए। यस, तो इस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी के पास भी पावर है, तो इस पे ये एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लिख के बताइए, सभी लोग लिख के बताएं ताकि मुझे भी अच्छा लगे। यस, तो इसका मतलब एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट पे जीएसटी प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स दोनों लग सकता है, लेकिन आज के डेट में ये पावर इन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है। आप है ना गूगल करना, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और गुजरात गवर्नमेंट डिसाइडेड विल लेवाई एंटरटेनमेंट टैक्स, सिनेमा इंडस्ट्री के एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया और उनको ये वापस लेना पड़ा। आप गूगल करके देखिएगा, ठीक है। अब आइए, इस ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगेगा, हाँ या ना? नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, एक्साइज लगेगा। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या उसके सेल पे या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता है। अब टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे आते हैं। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे क्या जीएसटी लगेगा? यस। क्या एक सेंट्रल एक्साइज लगेगा? यस। क्या स्टेट एक्साइज लगेगा? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे क्या स्टेट एक्साइज लगेगा? नो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं दी गई। ये देखिए, हमने किताब बहुत अच्छी बनाई है और मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे अच्छी लग रही है तो आपको भी अच्छी लगेगी। टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन,
सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगा सकती है? सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई वाला। इन स्टेट गवर्नमेंट बोथ एक्साइज एंड सेल्स टैक्स। टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगा सकती है, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर लोकल सेल हुआ तो वैट लगा सकती है। अब आप देखिए, आप गुजरात में, महाराष्ट्र में पेट्रोल पे वैट लगता है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगा देती है? एक्साइज लगा देती है। टैबेको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे पावर टू लेवाई एक्साइज एंड सीजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट पावर टू लेवाई ओनली एसजीएसटी। अदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि इनके अलावा सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट्स, पावर टू लेवाई सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर टू लेवाई एसजीएसटी। लोकल अथॉरिटी शैल ऑल्सो हैव द पावर टू लेवाई एंटरटेनमेंट टैक्स। एंट्री नंबर 62 आया। आप लोग क्या करो ना, यस सर मत लिखो करो, ये तो आया आया आया, तो मुझे भी समझ में आएगा आपको आया। नवरत्न तिवारी, थैंक यू। आया आया, गुड गुड। गुड। अब देखिए, अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज प्लस स्टेट वैट और सीएसटी, पेट्रोल पे, टोबैको पे, ये हटा देता हूँ। स्टेट वैट का कॉन्सेप्ट नहीं, ये मैंने गलत लिखा, इसको ठीक कर देंगे। टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी एंड जीएसटी एंड अदर गुड्स और सर्विसेज पे ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो आज का सेशन अब क्वेश्चन आंसर से एंड करेंगे हम लोग। तो पूछा जाए क्वेश्चन, तैयार हैं आप लोग? ओके, बताइए। Tobacco is subjected to option 1 state excise plus GST, central excise plus GST.
क्वेश्चन मिला आप लोग को? तो आंसर कीजिए। टेबेको इज सब्जेक्टेड टू स्टेट। देखिए किताब आपके साथ होनी बहुत जरूरी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में टेबेको लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में कहां लिखा हुआ है ये देखिए। यूनियन में लिखा हुआ है। स्टेट में लिखा हुआ है? स्टेट में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब स्टेट एक्साइज तो नहीं लगेगा, सेंट्रल एक्साइज लगेगा। करेक्ट है। अब जीएसटी के सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में जो हटाया गया है वो क्या हटाया गया है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और 9(2) में क्या हटाया गया है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। टोबैको तो नहीं हटाया गया है। इसका मतलब टोबैको के ऊपर क्योंकि यूनियन लिस्ट में है इसलिए सेंट्रल एक्साइज, क्योंकि जीएसटी से हटाया नहीं गया है इसलिए सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी। तो आंसर क्या होगा? सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी। दोनों लगेगा, दोनों लगेगा। लेकिन आज के डेट में सेंट्रल एक्साइज भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है। तो आंसर तो करो। कर दिया? हमें मिला क्यों नहीं? ओके ओके, आंसर कर चुके हैं। ठीक है, ठीक 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 है, मिल गया मिल गया। सिर्फ 5 लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग ने आंसर ही नहीं किया। बताइए। ठीक है, अब देखिए अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सबसे पहले बात करते हैं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट एक्साइज ही लगेगा। वैट वो भी स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट एक्साइज प्लस वैट। बताइए, इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज सब्जेक्ट टू संतोष जी सिंह ऑप्शन 4।
ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के बारे में बात करता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बारे में बात नहीं कर रहा। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल न यूनियन लिस्ट में न स्टेट लिस्ट में है। अब जीएसटी में अगर आते हैं तो जीएसटी में एक्सक्लूजन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, तो इसीलिए इस पे सिर्फ जीएसटी लगेगा। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच। कल सेम टाइम 7:30 AM शार्प मिलेंगे। और कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया है और कुछ लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो हम उनको रिक्वेस्ट यही करेंगे कि डिस्काउंट का फायदा उठा के अच्छी क्लास का फायदा उठाइए और एडमिशन ले लीजिए, है ना। और बुक हम लोग उसी वक्त कुरियर कर देंगे। बुक होनी आपके पास बहुत जरूरी है अच्छी क्लास के लिए। तो विल शेयर द पेमेंट लिंक इन योर व्हाट्सएप और वहां पर आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हम लोग फ्राइडे तक 5 क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।